Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, संजीत ma'am. प्रेजेंट है क्लास में. गुड मॉर्निंग डिम्पी. संजीत प्रेजेंट है क्लास में. संजीत पूनिया. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. हरिकेशव. Present, ma'am. बालकिशन. बालकिशन. Yes, ma'am. जुगल. जुगल है क्लास में. सूरज है. Yes, ma'am. कल पढ़ाई की थी छुट्टी वाले दिन या मस्ती करी? नहीं, मैम. नहीं. चलो जी. बीसीके का जितना अभी तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक टॉपिक और रहता है हमारा इसके अंदर, नाबार्ड वाला, वो पढ़ेंगे आज हम लोग. करें स्टार्ट? कनेक्शन Yes, सही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. स्टार्ट करते हैं नाबार्ड के बारे में. नाबार्ड को ना डायरेक्टली इससे पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे. नाबार्ड है क्या, क्यों आया. अच्छा, जब हम लोग पढ़ रहे थे इन चीजों के बारे में तो हम लोगों को क्या पता था? हम लोग फंडिंग और नॉन फंडिंग दो तरह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. इंस्टीट्यूशंस को हमने 2 पार्ट्स में बांटा। पहला क्या था हमारा फंडिंग वाला पार्ट और दूसरा था हमारा नॉन फंडिंग वाला पार्ट। हमने अब तक क्या पढ़े हैं? फंडिंग, नॉन फंडिंग। नॉन फंडिंग Non-funding. Non-funding. नॉन फंडिंग पढ़े थे, तो नॉन फंडिंग में सबसे पहला क्या पढ़ा? आरबीआई RBI. फिर SEBI. सेबी CCI. CCI. फिर IRDI. एडीआई ठीक है, ये 4 हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फंडिंग के बारे में। तो फंडिंग के बारे में ना समटाइम्स 2-3 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से उठ के आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होते, पर 2-3 जो क्वेश्चन हिस्ट्री से उठ के आते हैं। वैसे तो हमें पढ़ना है इसमें सिर्फ नाबार्ड के बारे में, पर नाबार्ड से पहले भी 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जिनको फंडिंग इंस्टीट्यूशन बोला जाता था। फंडिंग का काम क्या था? फंडिंग का काम था मार्केट में पैसा पहुंचाना और उनको डेवलप करने के लिए प्रेरित करना, ताकि लोग डेवलप हो सके। तो नाबार्ड से पहले जो 3 थे उनका नाम लेते हैं। सबसे पहला आया हमारे पास IFCI, फिर आया ICCI, फिर आया हमारे पास IDBI। ये जो लेनोवो टैब है जिसने अभी अभी लॉगिन किया है, वो प्लीज अपना नाम बताएं वीडियो ऑन करके। लेनोवो टैब के नाम से जो बच्चा अभी अभी एंटर हुआ है क्लास में, कौन है? लेनोवो टैब M10। मैम 1 मिनट में चेंज कर रही हूँ नेम। कोई बात नहीं, अपना नाम बता दो एक बार, कल बाद में चेंज कर लेना। मानसी। मानसी, ठीक है। अपना वीडियो ऑन करो मानसी एक बार। ओके, यस मैम। ठीक है। क्लास के बाद चेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह के इंस्टीट्यूशन बने थे। पहला था हमारे पास नाबार्ड, जो आज तक चल रहा है, और उससे पहले 3 ये बन चुके थे, IFCI, ICCI, IDBI। इनके बारे में पढ़ेंगे अभी क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब इनमें क्या हुआ, ICCI का तो आपने नाम सुना होगा, क्या है ICCI ये आज के टाइम में? थैंक यू मैम। बैंक है ना? तो IDBI बैंक और है। ICCI दोनों ने तो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इन द कॉमर्शियल बैंक। ये कहते हैं हम लोगों के भले के लिए काम नहीं करेंगे, यहाँ से पैसा तो मिलता नहीं है, हमारे NPA ज्यादा होते जा रहे हैं। NPA बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA ज्यादा होते जा रहे हैं। अब हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? कॉमर्शियल बैंक में। तो आफ्टर सम टाइम ये बैंक कन्वर्ट हो गए कॉमर्शियल बैंक के अंदर। IFCI को प्राइवेटाइज कर दिया गया आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। तो ये बन गया जी हमारा NBFC। NBFC की फुल फॉर्म याद है? यस मैम। क्या थी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। और NBFC की भी कौन सी पार्ट बनी है? NDSI, यानी कि नॉन डिपॉजिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट नहीं लेगा, बाकी काम करेगा फाइनेंस वाले। किसी का पैसा लेना देना है, जैसे अपने पर्सनल साहूकार नहीं होते, पैसे का लेन देन करते हैं लेकिन किसी का डिपॉजिट रख के नहीं रखते अपने पास, वैसे ही ये बना NBFC है। नॉन बैंकिंग फंक्शंस करेगा सारे के सारे, डिपॉजिट नहीं लेगा लोगों से, बाकी सारे फाइनेंशियल काम करेगा। तो इस तरह से इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट की जड़ों को छोड़ के प्राइवेटाइज सेक्टर के अंदर कदम रख लिया। अब ये प्राइवेट सेक्टर बन चुके हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर है क्योंकि, तो इसलिए इनको अब हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बस पूछ लेते हैं IFCI का सन कौन सा है, कौन से सन में बनी गई? मैम NBFC की फुल फॉर्म दोबारा बताना। NBFC का फुल फॉर्म है बच्चे आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मैं थमरन दिया उठा दे कंपनी।
इसका माइक ऑन है भैया। मैं पढ़ रही फैमिली के बीच में बैठ के मत पढ़ा करो, नहीं होती है ऐसे पढ़ाई। नॉन डिपॉजिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये दोनों ही काम किसके हैं आपके, IFCI, जो कि बनी थी कब, 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस। IDBI आपकी बनी थी 1964 में एंड ICCI आपकी बनी थी 1955 के अंदर। अब इनके बारे में डिटेल में भी है हमारे पास। अब ये जान लो कि ये बाद में प्राइवेटाइज हो गए थे, तो प्राइवेटाइज होने के बाद इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, इसलिए इकलौता जो इंस्टीट्यूशन हमारे पास बचा हुआ है दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड हमारा आया था 1982 के अंदर। नाबार्ड आया था हमारा 1982 के अंदर। अब यही कॉन्टिन्यूटी में है, करंटली हमारे पास नाबार्ड ही है, वो तीनों सेक्टर हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास से चले गए तो हमारे पास से चले गए, ठीक है यहाँ तक। यस मैम। मैम ICCI की फुल फॉर्म क्या है? चलो आ जाते हैं फुल फॉर्म्स के पास। हमारी आपकी बुक्स में ही गिवन है ये सारी फुल फॉर्म्स। ICCI का जो फुल फॉर्म है आपका, IFCI से स्टार्ट हो जाओ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1948, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1955 एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन 1964, ठीक है। यस मैम। चिंटू जी इतनी लेट क्यों आए हो आप? चिंटू सिंगला, यस मैम। लेट क्यों आए हो? मैम बिजी थे, कहीं बाहर गए हुए थे, लेट हो गए वहाँ पे। बात हुए थे। देखो ऐसा नहीं चलेगा, क्लास की टाइमिंग पे आओ या फिर पहले इन्फॉर्म करो टीचर को कि मैं क्लास में नहीं रहूंगा इस टाइम पे। ओके मैम। तो ये इंस्टीट्यूशन अब बंद हो चुके हैं क्योंकि द लेटर टू डेवलपमेंट बैंक सिंस कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल बैंक, इन्होंने डेवलपमेंट बैंक का काम छोड़ के कमर्शियल बैंक में चला लिया अपने आप को। एंड IFCI इज नाउ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन NDSI कैटेगरी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है लेकिन डिपॉजिट नहीं लेगी, नॉन डिपॉजिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन है। These institutions develop need to be restructured in view of the fact that Indian capital market developed fairly well and assumed capabilities. अब इनको restructure इसलिए किया गया क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट के हाथ में थी ना, ये सिर्फ लॉस दे रही थी। लॉस देने वाली कंपनी कभी भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, तो इन्होंने कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए इनको प्राइवेटाइज कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया कि अब तू गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकल के तू मार्केट में खुली हवा में सांस ले, जिसको मर्जी चाहे उसको लोन दे, बस तू कैपिटल अपने स्ट्रॉन्ग कर ले, यानी कि अपनी जो क्वालिटी है या फिर अपना इंस्टीट्यूशन है, अपनी बॉडी है, उसको स्ट्रॉन्ग कर। इसीलिए उन लोगों को धीरे धीरे गवर्नमेंट की ढील से छोड़ दिया था। लेकिन नाबार्ड अभी भी इनके पास है, नाबार्ड काफी अच्छा काम कर रहा है और नाबार्ड एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी है, इसलिए नाबार्ड अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी सारी चीजें आउट हो चुकी हैं, ठीक है। इसके पहले एक पैराग्राफ और बच गया आपका नाबार्ड के रिगार्डिंग। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ने क्यों है? क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। जैसे हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खून चाहिए, वैसे ही इन लोगों को जीने के लिए पैसा चाहिए, इन लोगों को बिजनेसेस को जीने के लिए। तो जो पहली लाइन है MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। फाइनेंस इज सेंट टू बी लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। लाइफ ब्लड है बिजनेस का, जनरली ये वाला वर्ड गायब कर देते हैं लाइफ ब्लड, इसकी जगह कुछ ना कुछ और वर्ड्स डाल देंगे साथ में, तो 4 पॉइंट्स आपके बना दिए जाते हैं। तो फाइनेंस इज सेट टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्यों काम आएगा पैसा? पैसा 2 तरीके से काम करेगा। पहली आपकी वर्किंग कैपिटल, पढ़ी थी वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस मैम। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपके, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स बोला जाता है। तो इन दोनों को फुलफिल करने के लिए हमें पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल बोले तो रोजमर्रा में काम वर्किंग में फाइनेंस, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आने वाला पैसा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो कैपिटल वाली चीजों के लिए, यानी कि जो लॉन्ग टर्म में चीजें आपकी काम आएंगी, जैसे बिल्डिंग लेनी है, मशीनरी लेनी है,
एसेट्स लेनी है, तो ये सब क्या है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पैसा हमारे पास था नहीं, तो वो 4 इंस्टीट्यूशन खोले थे जिनके बारे में अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा है। अब 4 में से 3 तो गायब हो चुके हैं लिस्ट में से, एक ही बचा है नाबार्ड, तो हम नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। नाबार्ड के बारे में आपकी बुक्स में ज्यादा नहीं है, कब आया कैसे आया, तो पहले थोड़ा सा ना इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं नाबार्ड की, कब आया कहाँ से आया, ठीक है। तो नाबार्ड आपका मैंने क्या बताया था, कोई भी एक्ट बनाने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए उसका कोई एक्ट बनता है पहले, जो उसको रूल्स देता है, रेगुलेशंस देता है, पावर्स देता है। तो नाबार्ड बना तो 1982 में, लेकिन उससे पहले एक एक्ट बना, नाबार्ड एक्ट 1981, ठीक है। आपकी बुक्स में नहीं है ये, बट फिर भी नोट डाउन कर लो, ICAI कभी कभी क्वेश्चनिंग कर लेता है इस चीज की। तो नाबार्ड एक्ट 1981 हमारा बना था। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन बनी या अथॉरिटी बनी उसको नाम दिया गया नाबार्ड। शुभम सिंगला, आप नाबार्ड की फुल फॉर्म बता पाओगे? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्ड सारे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए। NA फॉर नेशनल, B for bank, A for agriculture, ये 2 फंक्शन एक साथ है तो बीच में एंड लगाया हुआ है, R for रूरल एंड D for डेवलपमेंट। ठीक, चलो नाबार्ड का क्या था, नाबार्ड की जो ये फुल फॉर्म है, नाबार्ड खुद कब आया, खुद आया जी ये जुलाई के अंदर, जुलाई में कब, 12 जुलाई 1982, 1982 के अंदर आया था, ठीक है जी। अब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बना था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अराउंड इसके 32 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, 31 और 32, बार बार फ्लक्चुएट करते रहते हैं, करंटली 32 हैं एज पर द गूगल रिपोर्ट्स। तो आपके MOF में बना था, CG की एक अथॉरिटी है। अब क्योंकि ये खुद एक कंपनी है, एक खुद एक बोर्ड है या फिर एक इंस्टीट्यूशन है, अकेला काम तो करेगा नहीं, सिर्फ नाम लिख दिया नाबार्ड ऐसा बोलने से काम होगा नहीं, इसके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, बहुत ज्यादा कंपोजिशन है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, आपके सिलेबस का ऑल्दो ये पार्ट नहीं है बट फिर भी नोट डाउन कर लो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नाबार्ड कैसे होंगे, इसके BOD में सबसे पहले होगा एक चेयरमैन, सेकंड लिस्ट में क्या है, सेकंड लिस्ट के अंदर है जी 3 डायरेक्टर्स होंगे इसके अंदर, 3 डायरेक्टर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट हो, इसके अंदर या तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो, रूरल बैंक एक्सपर्ट हो, रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हो, कॉमर्शियल बैंक के एक्सपर्ट हो, SHG एक्सपर्ट हो। SHG का फुल फॉर्म लिख लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जो खुद की हेल्प के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे होता है ना सोसाइटी बना लेते हैं लोग, या फिर एक NGOs खोल लेते हैं कि हम लोग 10 लोग मिलकर एक NGO खोलते हैं, हम लोग दूसरों की हेल्प करेंगे या अपनी आपस में हेल्प करेंगे, तो उन चीजों को बोला जाता है हेल्प, जो इन एरियाज के एक्सपर्ट हो, और अदर फाइनेंशियल मैटर्स या इकोनॉमिकल मैटर। मैम ये थर्ड क्या है? कॉमर्शियल बैंक्स। मैम SHG की फुल फॉर्म बताना वापिस से। SHG is self help group। मैम इसे पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक बार। 1 मिनट, पहले ये वाला कर लो फिर इसके पीछे वाली स्लाइड पे भी चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आप चाहो तो साथ साथ नोटिंग कर सकते हो, कई बार लास्ट में PDF समझ नहीं आता कि क्या करवाया था उस टाइम पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, 3 डायरेक्टर तो आपके आ गए, कहाँ से जी, आपके आ गए अदर एरिया से, मार्केट से उठा लिए। उसके बाद 3 डायरेक्टर्स आपके आएंगे अमंग ऑफिशियल्स ऑफ CG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले कोई भी 3 लोगों को
इसका नाबार्ड का क्या बनाया जाएगा, नाबार्ड का बनाया जाएगा डायरेक्टर। तो 3 डायरेक्टर्स अमंग ऑफिशियल ऑफ कहाँ से आएंगे, सीजी से आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हैं आपके 4 डायरेक्टर्स आएंगे और कहाँ से, अमंग ऑफिशियल्स ऑफ एसजी। एसजी बोले तो स्टेट गवर्नमेंट। 3 डायरेक्टर सीजी से, 4 डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, 4 डायरेक्टर्स आएंगे आपके एसजी से, और 5वां नंबर आया आरबीआई का, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो आरबीआई तो आएगा ही आएगा। 3 डायरेक्टर्स अमंग डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई के डायरेक्टर्स हैं वो इसके भी डायरेक्टर्स के तौर पे काम करेंगे। पार्ट टाइम भी हो सकते हैं क्योंकि फुल टाइम तो वो आरबीआई में रहेंगे। जो उसकी याद है आरबीआई के टाइम पे हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो वो आरबीआई के पार्ट टाइम डायरेक्टर नाबार्ड के भी डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का इनका कंपोजिशन होगा। अपॉइंटमेंट सीजी के द्वारा ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट करेगी। चेयरमैन कोई भी हो सकता है जो सीजी को सुटेबल लगे। तो इस तरह के कंपोजिशन इनके होंगे। इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे बंदे कम हैं तो और बंदे डाल सकता है। इतने सारे बंदे डालने का रीजन ये है क्योंकि बैंक एक है लेकिन पर्पस 2 है इसको बनाने का, तो बहुत सारा बंदे हो गए। प्लस ये जो काम है एक डेवलपमेंट बैंक की तरह काम कर रहा है, यानी कि सबके साथ हाथ मिलाकर चलता है। मेनली इसका काम क्या है, बिजनेस करना नहीं है, इसका काम है कि लोगों के साथ हाथ मिलाकर चलेगा ताकि मार्केट में पैसे की कमी को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, ठीक है। लास्ट स्लाइड में आ जाते हैं। लास्ट स्लाइड देख लो जी। कोई भी डिसीजन होगा तो ये सारे डायरेक्टर्स मिलके लेंगे? बिल्कुल, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई डिसीजन लिया जाता है तो वहां पर सभी डायरेक्टर्स का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। अगर सभी नहीं आ पाए तो किसी को अपनी सहमति देनी होगी कि तुम मेरे बिना मीटिंग कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डिले नहीं हो जाएगा मैम, इतने सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिएगी तो? आप देखो गवर्नमेंट का कोई भी काम जो है, गवर्नमेंट की कोई भी रूल्स रेगुलेशन क्या इजीली आते हैं मार्केट में? लंबे लंबे डिस्कशन चलते हैं सालों साल के, वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि मेंबर ज्यादा हैं और होने भी चाहिए। क्योंकि हम जो सोचते हैं एक बंदे का पर्सपेक्टिव हमेशा 1 या 2 जगह घूम सकता है, चारों तरफ नहीं घूम सकता हर एक डायरेक्टर, हर एक डायरेक्शन के अंदर। इसीलिए अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स रखे जाते हैं। अब देखो इसके अंदर से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेंट्रल लेवल पर चीजें देख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पर चीजें देख रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इकोनॉमी लेवल की चीजें देख रहे हैं। यानी कि सबके पर्सपेक्टिव क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। इसीलिए तो अलग अलग एरिया से डायरेक्टर्स उठाए जाते हैं ताकि आप सारी चीजों को चेक करने के बाद फिर एक यूनिफॉर्म्ड लॉ लेकर आओ जिससे कि मार्केट में फिर गड़बड़ी ना हो। अगर मार्केट में एक लॉ लाने के बाद गड़बड़ हो रही है तो अच्छा लगता है कोई गवर्नमेंट बोले ओहो सॉरी ये तो गलत हो गया, मैं दूसरा लॉ लेके आता हूँ। फिर दूसरा लॉ लेकर आया, उसमें भी शायद कुछ कमियां रहेगी, फिर गवर्नमेंट बोलेगी ओहो ये तो फिर गलत निकाल दिया मैंने, सॉरी सॉरी मैं वापस लेता हूँ अपना लॉ। फिर गवर्नमेंट की रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि आज लाने की बजाय तुम लोग कल ले आना, लेकिन लो अच्छा लेकर आना, ऐसा लो लेकर आना जिससे कि गड़बड़ ना हो, सभी लोग खुश हों। अब जैसे कि एक विवाद चल रहा है कृषि आंदोलन के ऊपर, राम जाने कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वहां विवाद चल रहा है, वहां पर उस लो में कुछ ना कुछ या तो कमियां हैं या नहीं है, तो सरकार थोड़ा फेल हो रही है उन लोगों को मेंटेन करने में। चाहे जो भी रीजन है, हम लोग डिस्कशन में नहीं जाएंगे इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसमें कमियां हैं। तो जिस लो में कमियां होती हैं उस लो पे इस तरह से फिर बाद में विवाद होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वापस लेती है तो उनकी नाक नीचे होती है, नहीं वापस लेती तो लोगों के मन में क्या रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए कंप्लीट डिस्कशन के साथ लो आता है मार्केट में। इवन इसको रिव्यू के लिए भी डाला जाता है, पब्लिक रिव्यू के लिए, जिसमें टॉप इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सब चीजें अपने रिव्यूज डालते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आम जनता के पास भी आता है रिव्यू के लिए, पर उस टाइम हम जागरूक नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि आया है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई ऐसा डिसीजन, कौन बोल रहा है पहले तो अपना नाम शुभम। बताइए। मैम अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसपे क्विक डिसीजन चाहिए, अगर डिले कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, जैसे एक्ट ऑफ इमरजेंसी में, तो फिर कौन डिसीजन देगा? इमरजेंसी हो जाती है या फिर इनके पास पावर्स होंगी, क्योंकि कुछ स्पेशल पावर्स पे कमेटी डिसीजन ले सकती है। ऐसा होता है कि हर एक जगह पे कुछ ऐसे होते हैं ना जो क्विक डिसीजंस वाले काम होते हैं, वो कमेटी को दे दिए जाते हैं, क्योंकि कमेटी में 3 या 4 लोग होते हैं, तो 3-4 लोगों के अंदर अपना जल्दी जल्दी डिस्कशन करना इजी होता है, तो वो काम कमेटी से करवा लो। हर एक स्पेसिफाइड कमेटी में कौन है ये मैम? चेयरमैन और डायरेक्टर फिर कौन से होंगे कमेटी में? आवाज नहीं आ रही है।
बोलिए शुभम। मैम फिर कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं? कमेटी में अलग अलग मेंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये भी हो सकते हैं इन्हीं डायरेक्टर्स में से 2-3 मेंबर उठा के किसी कमेटी में डाल दो, 2-3, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कमेटी किस तरह की है। अगर कमेटी सारी की सारी क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो ये वाले सेकंड वाले बंदों का होना जरूरी है उसमें, क्योंकि ये बंदे कौन से थे, एग्रीकल्चर वाले थे, रूरल डेवलपमेंट वाले थे। स्टेट लेवल के कुछ चीजें उसमें लगती हैं, यानी कि सीजी वाले मेंबर्स भी होने चाहिए, एसटी वाले भी। और अगर वहां पे एग्रीकल्चर को फाइनेंसिंग की बात की है तो कोई ना कोई एक मेंबर आरबीआई की जरूर होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि आपकी कमेटी का नेचर क्या है। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये डायरेक्टर इस कमेटी में जाएंगे। कमेटी बाद में इंटरनल डिस्कशन से मिलती है, मतलब ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे मिलजुल कर डिसाइड करेंगे कि कौन सी कमेटी बनानी है और उस कमेटी का मेंबर कौन होगा। कमेटी बनाने के लिए भी इनकी अप्रूवल लगेगी। ओके मैम। मैम एमओएफ क्या है? हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आशीष की आप कुछ कह? मैम ये 4 डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे, तो फिर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे कुछ? ये ऐसा होगा कि जब नाबार्ड आपके अलग अलग रीजनल ऑफिस में खुला होगा, या फिर जब बैठते हैं ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर उसमें बैठते हैं, तो वहां से चूज कर सकते हैं ये किसको अपॉइंट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी यूनियन होती है जहाँ पे सारे एमएलए एमपीज बैठते हैं, तो वहां से चूज कर सकते हैं कि किसको उठाना है। अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं। ओके मैम। ठीक है। मैम जो प्रीवियस पेज पे एमओएफ और सीजी था वो क्या था? यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में मैम, वाली साइड में MOF ये वाला। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, इसीलिए। ओके मैम। मैम ये बीओडी क्या है मैम? हाँ जी बच्चों, बताओ क्या कह रहे थे? यस मैम, बीओडी क्या है मैम? फुल फॉर्म बताना मैम प्लीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लक्ष्मी आप कुछ कहना चाहते हो? मैम अगर जैसे ये आपने बोला स्टेट गवर्नमेंट वाला, मैम अगर मान लो हरियाणा का कोई इशू है तो मैम उसमें हरियाणा के ऑफिसर्स डील करेंगे या फिर मतलब टोटल ऑल ओवर कोई ऑफिसर आएगा? ऑल ओवर, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं दिया जाएगा, वरना तो आप लोग बताओ, अगर हर स्टेट का वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बिठा दे तो वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए काम करेगा। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसीलिए हर स्टेट का नहीं, बस अपने अपने स्टेट के। और जनरली ऐसा होता है, कई बार कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाता है ना, तो उसको उस मैटर पे वोट करने से मना कर दिया जाता है कि आप वोट नहीं करें। यस मान्यता। मैम जो इसमें डायरेक्टर्स है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है क्या इनमें, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐड करने के लिए? जो उनको ठीक लगता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेने सारे डिसीजन नॉमिनेशन में देख लेंगे। क्वालिफिकेशन देखो, उनके पास नॉलेज तो है ही, क्योंकि वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, वहां के डायरेक्टर्स वहां का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो नॉलेज तो उनके पास है इस चीजों को हैंडल करने की। बस उन लोगों को ये देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कैपेबल कौन है। जैसे कोई नया केस आता है तो सबके पास नॉलेज होती है, सबको नहीं मिलता, उनमें से ज्यादा कैपेबल इंसान ढूंढा जाता है। कौन ढूंढता है? आपके सीनियर्स ढूंढते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनका इंटरनल डिसीजन है किसको लेना है और किसको नहीं लेना। ओके मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नाबार्ड के साथ। नाबार्ड हमारा आया था 1982 में, मुंबई में ऑफिस इसका था, एंड इसकी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। द बैंक हैज बीन इंटरेस्टेड, क्या क्या काम दिए गए इसको? Policy, planning and operation in the field of credit for agriculture and other economic activities in the rural areas. Policy, planning and operation, policies लेकर आएगा, planning करेगा, operations नई नई executive schemes लेकर आएगा। किस फील्ड में लेकर आएगा? एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के अंदर, कि एग्रीकल्चर को पैसा कहाँ से मिले, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जरूरत है, कोई नई स्कीम लॉन्च करनी है, उनको नया कोई उद्योग लगाकर देना है, कारखाना लगाकर देना है, तो उस चीज के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगा कौन? नाबार्ड करेगा। पॉलिसीज बनाएगा, प्लानिंग करेगा। तो नाबार्ड क्या है? एक डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी के ऊपर काम करता है, यानी कि ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाता है जिसका काम क्या होगा, जिसका पर्पस होगा लोगों को डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना।
यानी कि उस एरिया का डेवलपमेंट को, उस चीज के लिए जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर नाबार्ड काम करता है। साथ में ये मेंबर भी है उन सब पॉलिसीज का जिनका काम क्या है, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को जागरूक करना। यानी कि जहां पर फाइनेंशियल गांव के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इनकी बात होगी तो उस तरह की पॉलिसीज में नाबार्ड की हिस्सेदारी होगी। तो नाबार्ड की हिस्सेदारी कहाँ कहाँ रहेगी, जहां पर एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बना रही हैं और उन पॉलिसीज के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स भी इंक्लूड हैं, तो नाबार्ड उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। फाइनेंशियल पॉलिसीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा नाबार्ड, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि नाबार्ड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ग्राउंडिंग रूरल सोशल इन्वेंशन एंड सोशल एंटरप्राइजेस इन द रूरल हिंटरलैंड्स। क्या बोलते हैं कि नाबार्ड की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, कहाँ पर, अगर रूरल एरियाज की बात करें, सोशल इनोवेशंस की बात करें, सोशल एंटरप्राइज यानी कि ऐसे सोशल इनोवेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, रूरल बैंक हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी है कभी, क्या होती हैं? यस मैम। क्या होती हैं? यस मैम। क्या होता है? कुछ लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं मैम, कई 5 मेंबर बन जाते हैं, वो एक दूसरे को लोन देते हैं मैम, जिसको जरूरत होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करते हैं, कुछ उसी तरह के फॉर्मेट में बना हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इस तरह के एरियाज में काम करते हैं, तो सोशल इनोवेशन एंड सोशल आपकी डेवलपमेंट होती है। सोशल एंटरप्राइजेस बड़े होते हैं, यानी कि जो लोकल उनके एंटरप्राइजेस होते हैं वो बड़े होते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ काम करता है, रूरल एरियाज में काम करता है। हिंटरलैंड का मतलब होता है वैसे कि एक ऐसा एरिया जो किनारों से दूर है, यानी कि समुद्री तट के पास नहीं है, अदर देन समुद्री तट है, तो रूरल हिंटरलैंड्स यानी कि ऐसे रूरल एरियाज जो कि अलग से, मतलब जैसे गांव में, मैदानी गांव में ऊपर से होते हैं, ऐसे एरियाज के लिए काम करता है। क्या बोलता है कि इसने अपने इस प्रोग्रेस के अंदर, यानी कि अपने फंक्शंस के अंदर इसने अबाउट पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप बोले तो इतने लोगों से जुड़ा हुआ है, लगभग कितने लोगों से, 4000 लोगों से। अब इन 4000 लोगों में कौन कौन इंक्लूड होंगे, आपके SHG, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, आपके रूरल बैंक्स, या फिर पर्टिकुलर एक रीजन में जो खुले होते हैं रूरल रीजनल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स जो उनका काम होता है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो जो भी लोग इसके काम में काम करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के लिए काम करते हैं, उनके साथ ही जाके पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो अराउंड आज के टाइम पे 4000 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके साथ इसने पार्टनरशिप की हुई है। अब ये बैंक एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 4 तरह के या फिर 10 तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ा हुआ है, 50 तरह के रूरल बैंक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे टोटल मिला के इसकी नंबरिंग जो है 4000 तक पहुंची है। 4000 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ ये जुड़ा हुआ है। और क्या किया इसने ट्रस्ट कैपिटल बनाई है अपनी इन 3 डिकेड्स ऑफ द वर्क विद रूरल कम्युनिटीज। ट्रस्ट कैपिटल मतलब बोले कि अब जो रूरल कम्युनिटीज है, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं, वो इसके ऊपर विश्वास करते हैं। अपना पैसा यहाँ पर जमा कराना और यहाँ से पैसा लेना, यानी कि अपना रिलायबिलिटी वाला सोर्स होता है। जैसे मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ तो दैट इज माई ट्रस्ट कैपिटल, जो मैंने कमाई है, फेथ कमाया है लोगों में, लोगों को भरोसा है मुझ पे कि मैं उनके बेनिफिट्स के लिए काम करूंगा। तो पिछले 30 सालों में, 3 डिकेड्स मतलब 30 सालों के अंदर इसने अपना सारा का सारा काम क्या किया, ट्रस्ट कैपिटल को इंक्रीज करने में लगा दिया। तो आज के टाइम में इसकी ट्रस्ट कैपिटल बहुत ज्यादा है, लोग विश्वास करते हैं नाबार्ड पे, ग्रामीण एरिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। उसके बाद है इसके कुछ, अब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसकी स्कीम्स पढ़ के कुछ नहीं करना है कि कौन कौन सी इसने स्कीम लगाई। हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना है कि काम करता क्या क्या। तो नाबार्ड एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। अगेन ये जो फर्स्ट पॉइंट है MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, आपके बुक्स में भी है। तो जो नाबार्ड क्या है, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, जो कि विलेज इंडस्ट्रीज पर ध्यान देता है। और विलेज इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं हमारी, 3 तरह की इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसके अलावा अदर जो रूरल इंडस्ट्रीज आती रहेंगी तो उनके साथ भी काम करेगा, बट मोस्ट कॉमनली जो बहुत फेमस है दैट इज ये 3 इंडस्ट्रीज, कॉटेज, स्मॉल और विलेज। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका, नाबार्ड बिसाइड्स एग्रीकल्चर आल्सो रीच आउट टू अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड मतलब जुड़ी हुई या साथ में लगी हुई एक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ जो बंधी हुई एक्टिविटीज होती है, जैसे आपकी पोल्ट्री फार्मिंग, हस्बेंड्री, तो ये सब चीजें, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा, एंड सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। और क्या होगा, जैसे कि खेती बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन करते हो या फिर वो जो मुर्गी वाला जो एरिया होता है वो सब बनाकर रखते हो, तो वो सब चीजें भी एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में आती है।
तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर बट उनको भी सपोर्ट करता है, ये उनके लिए भी फाइनेंसिंग सर्विसेज निकालता है। तो पशुपालन हो या फिर आपका एग्रीकल्चर हो, दोनों के दोनों पे नाबार्ड काम करता है। उसके बाद है इसके पास जो कुछ ड्यूटीज हैं इसकी जुड़ी हुई, वो क्या है, ये एक अपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसीज है, यानी कि अपेक्स का मतलब क्या होता है, आरबीआई के टाइम पे पढ़ा था, हेड मैम। हाईएस्ट अथॉरिटी। तो ये एक ऐसी हाईएस्ट अथॉरिटी है जो काम करती है फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। जिस भी चीज से रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा, चाहे वो सोसाइटी खोलने की बात हो, मिल्क सोसाइटी खोलनी हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने हो, या उन लोगों को कोई बिजनेस करने के लिए प्रेरित करना हो, तो उस चीज के लिए ये सबसे आगे रहता है। तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो काम क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी या प्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट, यानी कि या तो उसके बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देगी कि चलो मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाती हूँ, या फिर उनको क्या दे देगी, क्रेडिट दे देगी अगर वो खुद ही अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपने लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी भी है इसके पास और क्रेडिट भी दे सकती है ये, ठीक है जी। दूसरा क्या करेगी, टेक मेजर्स टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर इंप्रूविंग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। क्या बोला इसने, एब्जॉर्प्टिव capacity of credit delivery system। एब्जॉर्प्शन करना किसी चीज को, एब्जॉर्प्शन बोले तो डिमांड, पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, कंजम्पशन बोले तो डिमांड रेज करना, वैसे ही एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बोले तो डिमांड किस चीज की, क्रेडिट की, यानी कि लोगों के अंदर क्रेडिट की डिमांड को, लोन लेने की डिमांड को मेंटेन करना। परचेजिंग पावर बोलते थे ना उसको फर्स्ट चैप्टर आरबीआई के अंदर, कि परचेजिंग पावर को रेगुलेट करता है, वैसे ही यहाँ पर ये रेगुलेट करेगा कि लोग कितना लोन लेते हैं। लोगों को लोन लेने की जरूरत पड़ेगी कब, गाँव में, जब उन लोग नया बिजनेस करेंगे, नए तरीके निकालेंगे खेती बाड़ी के, या फिर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज करेंगे, उसके साथ साथ कोई काम ढूंढेंगे, तब जाकर उनको लोन की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से उनको इम्प्रूव करता है उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, फॉर्मुलेशन एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है इसका, टाइम टू टाइम देखता रहेगा कि मार्केट क्या चल रही है, इनके गांव में कैसा प्रमोशन चल रहा है, कैसा प्रोडक्शन चल रहा है। रिहैबिलिटेशन स्कीम्स, घर बनाने वाला जो लोन बीच में बड़ा फेमस हुआ था कि आपको घर का रेनोवेशन करना है, तोड़ के दोबारा बनाना है, पक्का घर बनाना है, तो उसके लिए भी पैसा देगा ये। कहीं ना कहीं रूरल गांव का तो डेवलपमेंट ही हो रहा है, सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, गांव के डेवलपमेंट में भी काम करता है। उसके अलावा जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन है, उसका रिस्ट्रक्चर करना, मतलब उनको अगर लोन की जरूरत है तो देना, उनकी अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई है और एसेट्स कम है तो उनको और फंडिंग प्रोवाइड करना। तो इस तरह के काम नाबार्ड करता है। ट्रेनिंग भी देता है अपने अपने बैंक्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग कितने ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए थे इसके साथ, नाबार्ड? 4,000। तो ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो क्या क्या काम कर दिए इसने, पहले तो विलेज में जो इंडस्ट्रीज होती है हमारी, कोटेज, स्मॉल और विलेज इंडस्ट्रीज, उनके ध्यान रखता है, उनका लुक आफ्टर करता है, उनको जिस चीज की जरूरत होगी देगा। सिर्फ आपका एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं, अलाइड एक्टिविटीज पर भी ध्यान देता है, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसा है, जो ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा बल्कि आपको क्रेडिट भी देगा। क्रेडिट देने के लिए आपकी क्रेडिट कैपेसिटी को बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा, ताकि आप लोग अच्छे सही डायरेक्शन में काम कर सकें। और टाइम टू टाइम अपने ऑफिशियल्स को क्या करता रहेगा, ट्रेनिंग देता रहेगा। क्लियर? चलो रिज्वाइन कर लो, डेट पड़ा है 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट पूरा नहीं हो पाएगा तो रिज्वाइन कर लो।